नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके पहले तक हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इसको हम बोलते हैं बोहर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऐसा भी कहते हैं। जो साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हमको जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी उसको और हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को और उसके स्पेक्ट्रम को फर्स्ट टाइम कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को और उसकी स्पेक्ट्रल लाइन को। तो उसके पोस्टुलेट क्या थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया उसके उस स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के बाद कि जो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के बेस पर उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। तो उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन में जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर न्यूक्लियस के चारों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा रिवॉल्व होते रहता है कंटिन्यूअसली। ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया था, रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था कि ये स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, जिससे एक पाथ बन जाता है, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। स्टेशनरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था तब हमने देखा था कि यदि यहां से व्हाइट लाइट जा रहा है, यहाँ पर हमारा कोई सैंपल रखा है, जैसा हाइड्रोजन गैस है, इसने कुछ ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था और बाकी सभी को नहीं किया था। जैसे उसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, जैसे कि 210 नैनोमीटर की है, सपोज जैसे 210 नैनोमीटर की से लेकर 300 नैनोमीटर तक है, तो इसने सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं किया था, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ थी जिनको इसने एब्जॉर्ब किया था। उसके बाद जब इमिट भी किया था तो ऐसे ही इमिट किया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्वांटाइज्ड होती है। इसी का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड होना, मतलब ये फिक्स्ड रहते हैं। जैसे ये 2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ये 4 को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर ये 6 को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी के पाथ होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं। अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ये जो एनर्जी के पाथ होते हैं इनको एन से डिनोट किया जाता है, एन से। तो एन इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात हो रही है, यदि 2 तो ये सेकेंड, 3 मतलब ये थर्ड एनर्जी लेवल की इसमें बात हो रही है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो यहां रिवॉल्व कर सकता है, या तो इसके बाद यहां रिवॉल्व कर सकता है, या तो फिर यहां रिवॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये फर्स्ट पर है तो उसके बाद 1.5 पर करेगा, ऐसे रिवॉल्व वो नहीं करेगा। यदि वो यहाँ 2 पर कर रहा है तो उसके बाद ये यहाँ पर 1 पर कर रहा है तो फिर ये 2 पर रिवॉल्व करेगा, फिर ये 3 पर। एक पर्टिकुलर एनर्जी, मतलब यहाँ उसकी जितनी एनर्जी है उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। जैसे यहाँ की यदि 2 है तो यहाँ की 4, यहाँ की 6, ऐसा क्वांटाइज्ड होती है इनकी एनर्जी। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ये क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं, उसी के थ्रू एक पाथ बन जाता है, उसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स। तो उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। रदरफोर्ड ने ये तो बताया था कि रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कहाँ रिवॉल्व करते हैं ये नहीं बताया था। और बोहर ने एक चीज और बताया कि ये जो पाथ होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पाथ की, ये जिस एनर्जी से वो इस पाथ में घूम रहा है तो उसी एनर्जी से घूमेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। मतलब यहाँ पर रहते हुए वो कोई भी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हुए अपने में से किसी भी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि एनर्जी के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है,
तो वो तो स्टेशनरी फेज में है, या यहाँ भी है तो वो स्टेशनरी फेज में है। ठीक है, जैसे हमने लिया सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 281 होता है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो ये इसी में है, मतलब अभी ये इसकी ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेकंड नंबर की शेल में, मतलब इसमें अभी ये मतलब ये इसी एनर्जी लेवल में है इसका आखिरी। लेकिन क्या होगा कि जब आप किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जब आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने पर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से एनर्जी को लेता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल में जंप कर जाता है, उसके बाद और एनर्जी को लेगा तो और आगे वाले एनर्जी लेवल में जंप करेगा, ऐसे वो जंप करते जाता है आगे। ठीक है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर एक टाइम बाद जब वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके बाद एक टाइम बाद, क्योंकि वो स्टेट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, तो वो एनर्जी को इमिट करते हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है उस टाइम वो अपने में से जो भी एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, तो वो उसकी इमिशन एनर्जी होती है। देखिए, तो इन्होंने एनर्जी के लिए क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक इसी शेल में, इसी ऑर्बिट में तब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि इसको बाहर से कोई एनर्जी दी नहीं जाएगी, तब तक। जब इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा और फिर उस एनर्जी को रिलीज करते हुए वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसकी एनर्जी अभी E1 है, ठीक है, इसने क्या किया कि आपने एनर्जी दिया, इसने एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लिया, अब ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, तो ये हो गया इसका एनर्जी लेवल अभी हो गया E2, ठीक है। अब यदि इसे इस एनर्जी लेवल में जाना है तो वापस इसने जितनी एनर्जी लिया है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी का डिफरेंस जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, E2 डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये होगा इसका एनर्जी डिफरेंस। इसके बाद यदि आपको उन्होंने बताया कि यदि फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड इमिटेड, तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को जो भी उसने एब्जॉर्ब किया या इमिट किया है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला तो पता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यदि हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो E डिवाइडेड बाय एच, प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पर एनर्जी जो आएगी वो कौन सी एनर्जी आएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब और इमिटेड है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आएगी, डेल्टा E। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E, मतलब कि E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू न्यू। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी, बोहर फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पोस्टुलेट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जहां भी रिवॉल्व कर रहा है, जैसे यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक फिक्स्ड रेडियस पर करेगा, मतलब यदि इतनी डिस्टेंस पर कर रहा है तो इतनी डिस्टेंस पर करेगा, तो मतलब उसकी रेडियस भी सारी फिक्स होती है कि फर्स्ट शेल की रेडियस ये होगी, सेकंड शेल की रेडियस ये होगी, थर्ड शेल या ऑर्बिट या थर्ड की ये होगी। तो इनकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, फिक्स, क्वांटाइज्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड होना। तो रेडियस और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, तीनों क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है। रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑलवेज फिक्स्ड, क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अब इसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो रिवॉल्व कर रहा है जिस भी एनर्जी लेवल में, उसकी एनर्जी क्या है, स्टेशनरी है, और ये तो बता दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो कहाँ, किस वाले एनर्जी में रिवॉल्व करेगा। तो उन्होंने बताया कि जैसे रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे ना कि वो अपने में से एनर्जी, रदरफोर्ड का मॉडल देखिए इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा,
उनसे ये पूछा गया था कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व हो रहा है, तो ठीक है, कोई भी चीज जब रिवॉल्व हो रही है तो उसकी एनर्जी में कमी होनी चाहिए, उसको अपने में से कुछ एनर्जी इमिट करनी चाहिए, और इमिट करने के बाद एक टाइम बाद ऐसा होना चाहिए कि इसको पास एनर्जी इमिट करेगा तो एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के पास आएगा, और पास आएगा तो आते आते वो एक टाइम बाद इसके ऊपर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर, और इसको खत्म हो जाना चाहिए इसके अस्तित्व को। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो बोहर ने बता दिया कि ठीक है ये स्टेशनरी होते हैं। तो स्टेशनरी के लिए उन्होंने कंडीशन क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहाँ घूमेगा, वहां घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है mvr, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू एलएसटी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, उसमें रेडियस को और ऐड कर दिया जाता है, तो mvr एंगुलर मोमेंटम का मान, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n इंटू एच अपॉन 2π, इतनी वैल्यू जिस न्यूक्लियस के बाहर जहां पर भी इतनी वैल्यू इसे मिलेगी वहां पर ये क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। अब सपोज जैसे यदि हम n की वैल्यू, मतलब यदि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, यदि हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो h अपॉन 2π इसकी वैल्यू आ जाएगी। यदि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 2 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर h अपॉन पाई आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद यदि हम 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3/2। फिर यदि हम 4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2h/π, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पर h अपॉन 2π है, h अपॉन 2π है, h अपॉन पाई 3/2 3h 3/2h/π 2h/π, ये वैल्यूज मतलब ये क्वांटाइज्ड है कि पहले वो इस एनर्जी पर रिवॉल्व करे, इस एंगुलर मोमेंटम पर रिवॉल्व करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वो इस एंगुलर मोमेंटम पर रिवॉल्व करेगा, उसके बाद वो इस पर करेगा, यही होती है क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो उन्होंने ये बताया कि जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा mvr इज इक्वल्स टू 2π n इंटू h अपॉन 2π होगी, उस पर ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसके बाद इन्होंने बताया नेक्स्ट कि जो रेडियस होती है, रेडियस के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने कि r n मतलब nth ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, r इज इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर अपॉन z। ये फॉर्मूला उन्होंने किसके लिए डिराइव किया, रेडियस के लिए, कि यदि आपको रेडियस निकालनी है, एटम की रेडियस निकालनी है, ठीक है, तो यदि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, सेकंड की निकालनी है, थर्ड की निकालनी है, जिस भी शेल की निकालनी है, तो उसका नंबर यहाँ पर रख दीजिए। n मतलब क्या है, शेल का नंबर, z मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। a0 की वैल्यू उन्होंने बताया यहाँ पर, a0 इज इक्वल्स टू होगा 52.9 पिकोमीटर, या फिर यदि हम इसको नैनोमीटर में लें तो नैनोमीटर में ये वैल्यू होगी 0.0529 नैनोमीटर ये वैल्यू होती है। तो आपको किसी के लिए भी निकालना है तो इस a0 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, n स्क्वायर की जगह जिस भी शेल में वो इलेक्ट्रॉन है वो रख दीजिए, और z के लिए एटॉमिक नंबर। सपोज हम यदि हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि उसमें तो केवल एक ही शेल होती है, फर्स्ट शेल होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट शेल में होगा, है ना। तो हम यदि वैल्यू को पुट करें तो 52.9 इंटू हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही शेल होती है, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रेडियस कैलकुलेट होकर आती है हाइड्रोजन एटम की, वो हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर उसकी रेडियस होती है। फिर जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे n का नंबर बढ़ेगा, यहाँ पर जैसे जैसे आप n का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने बताया एनर्जी के बारे में कि किसी ऑर्बिट की, जैसे ये जो ऑर्बिट है
इसकी एनर्जी क्या होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है, En, मतलब जिस भी ऑर्बिट के लिए हम निकाल रहे हैं वो माइनस RH डिवाइडेड Z का स्क्वायर N का स्क्वायर। ये उन्होंने एक इक्वेशन दी। इस इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं जहां भी आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैल्यू उन्होंने क्या बताई, इसको हम बोलते हैं विडवर्ग कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू थी वो थी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये RH की वैल्यू है जूल, ठीक है। यदि हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ और यहाँ तो 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो 1 का स्क्वायर। कौन सी शेल में होता है वो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में होता है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये जूल में निकल के आएगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में जो वैल्यू दी हुई रहती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई रहती है। यदि हम हाइड्रोजन एटम की यदि हम एनर्जी की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो होती है माइनस, ये वैल्यू भी माइनस में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद की होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी वैल्यूज होती है। तो फर्स्ट शेल की यदि जूल में ये वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपको जैसे यदि यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो, सपोज इसकी जगह यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ होगा तो आपको क्या करना है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो वैल्यू है इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये किसमें आ जाएगा जूल में आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 के लिए करना है तो 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 करिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये होगा जूल में और ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही कंसीडर करके चलते हैं कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की ये एनर्जी है, सेकेंड थर्ड फोर्थ की एनर्जी। इसमें आप क्या देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है। वैल्यू देखकर आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है। मतलब कि उन्होंने बताया, बोहर ने बताया कि जो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट होता है, जो शेल होती है, उसकी एनर्जी लो होती है और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल की तरफ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस आउटर मोस्ट शेल की एनर्जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन की नेगेटिव साइन, एनर्जी का जो साइन है वो नेगेटिव क्यों है, एनर्जी का साइन नेगेटिव क्यों है। देखिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि वो न्यूक्लियस से बाहर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाए, न्यूक्लियस से बाहर हो जाता है, तो हम उसको कौन सी शेल मानते हैं, उसको हम मानते हैं इन्फानाइट। यदि इलेक्ट्रॉन जब तक शेल में है ठीक है, लेकिन यदि वो शेल में है इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखता है ना। तो यदि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में है, ठीक है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि वो बाहर हो जाए तो हम जब तक इन्फ्लुएंस में रहेगा तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। लेकिन जैसे ही वो इसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया तो तब हम उसको कौन सी शेल बोलते हैं, एन इन्फानाइट बोलते हैं। यहाँ पे तो हम 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब वो बाहर हो जाता है उसके इन्फ्लुएंस से तो हम उसको बोलते हैं एन इन्फानाइट।
ठीक है, मतलब अभी वो इन्फानाइट में एकदम ही बाहर है, बहुत दूर है न्यूक्लियस से, ऐसा मान लेते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाए, मतलब कि एटम के ऑर्बिट से या एटम के शेल से बाहर निकल जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन में होता क्या है कि आप एटम को एनर्जी दीजिए, एटम को एनर्जी दीजिए, तो एटम का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको जैसे यहाँ पर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ, इतनी एनर्जी यदि आपने दे दी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी समझाती हूँ इसको। देखिए जैसे ये एन इन्फानाइट पर है, ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तब हम क्या मानते हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है, जैसे ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाता है, ठीक है, एन इन्फानाइट पर चले जाता है, तब इसकी एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, अब यदि ये अभी बाहर है इलेक्ट्रॉन, यदि इसको अंदर आना है तो अपने में से, अभी उसकी एनर्जी 0 है, उसको अपने में से -0.85, माइनस में है ना ये वैल्यू, मतलब इतनी एनर्जी उसने अपने में से रिलीज किया, तो वो जो एनर्जी 0 थी उसको कहाँ, 0 से कहाँ आना पड़ेगा, इतनी एनर्जी अपने में से रिलीज करना पड़ेगा। -0.85 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अपने में से रिलीज करेगा तो वो इसमें आ जाएगा। यदि वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अपने में से रिलीज करेगा तब वो इस शेल में आ जाएगा, और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा तो इसमें आ जाएगा, और ज्यादा को रिलीज करेगा तो इसमें आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा जैसे जैसे वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जितनी ज्यादा वो एनर्जी को रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा। ये नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है इसमें, कि वो बाहर रहता है तब उसकी वैल्यू 0 रहती है, फिर वो अपने में से कुछ एनर्जी को बाहर रिलीज करता है तब वो इसमें आता है। ठीक है, अब इसने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया इतनी, तो वो इस ऑर्बिट में आ गया। लेकिन अब यदि आपको वापस से इसको बाहर निकालना है, अभी तो इलेक्ट्रॉन ने अपने में से, उसकी वैल्यू क्या थी, एनर्जी की वैल्यू 0 थी, उसने अपने में से इतनी एनर्जी को बाहर निकाल दिया और फिर इस शेल में आ गया। अब अभी वो इस शेल में, अभी आप चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए, तो आपको बाहर से उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, इतनी एनर्जी कम है उसके पास, माइनस लिखा हुआ, तब वो बाहर आएगा, तब वो 0 पर आएगा। ठीक है, आपने उसको एनर्जी दिया तो प्लस में दिया, +0.85, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो ये क्या हो जाएगी, E = फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाहर आ जाएगा। एक और पॉस्टुलेट उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती है, ये जितने भी उन्होंने मॉडल्स दिए, तो वैसे तो नील्स बोहर ने जो मॉडल दिया वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड मॉडल नहीं था, पर फिर भी इसके पॉस्टुलेट के थ्रू हम अभी भी, वैसे तो अभी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो मॉडल चल रहा है वही वैलिड है, लेकिन ये पॉस्टुलेट जो है ये इनके थ्रू भी हम एटम को एक्सप्लेन, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत हद तक, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी मैंने पॉस्टुलेट्स दिए हैं ये वैलिड है। ये वैलिड किसके लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होती है, जैसे He+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे Be3+, Li2+, ऐसी जो स्पीसीज होगी जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर ये क्या होगा, ये मॉडल क्या होगा, उस पर वैलिड होगा, ये उन्होंने बताया था। इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आप Z का नंबर बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होते जाएंगे, मोर एंड मोर नेगेटिव होते जाएंगे। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उस फॉर्मूले से देख लीजिए। इसके बाद उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ऐसे ऐसे रेडियस क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस का फॉर्मूला था R = A0 n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। तो जैसे जैसे Z का नंबर बढ़ेगा रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पर यदि आप Z का नंबर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब मोस्ट नेगेटिव होती जाएगी।
तो वही है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये किससे भी प्रूफ होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पेरियोडिसिटी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऐसे ऐसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ते जाता है, इसीलिए रेडियस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हम उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये किसके, ये जो पोस्टुलेट थे ये किसने दिए थे, बोहर ने दिए। एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने और दी थी कि यदि हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाते जाते हैं तो वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ऐसे ऐसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। वेलोसिटी के लिए भी उन्होंने एक डेरिवेशन दी हुई है, तो उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग यदि आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि क्वांटम नंबर को आप बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि आप ऑर्बिट के नंबर को बढ़ाते जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते जाएंगे, तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट।